नमस्कार मित्रों, साइकोलॉजी की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाहे रीट की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की करो, फर्स्ट ग्रेड की करो, सबके लिए हमने यहाँ पर कॉमन क्लास साइकोलॉजी की स्टार्ट कर रखी है। इसमें हम 0 लेवल से आपको साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको हम यहाँ पर जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं उनसे रिलेटेड जो फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो बताए हैं, उनमें आपको हमने जो इंपॉर्टेंट बातें बताए वो बहुत ही मोस्ट हैं। ठीक है, क्योंकि आप जो भी एग्जाम्स देते हैं उनमें से जरूर पूछा जाता है। तो आज हमारा इसमें टॉपिक रहेगा जीएस हॉल। देखिए, ये हमारा टॉपिक है, 11वें मनोवैज्ञानिक को हम पढ़ रहे हैं। जीएस हॉल है, इसको आप जीएस हल भी पढ़ सकते हैं। अब सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। 1844 में इनका जन्म है और 1924 में मृत्यु। ये फैक्ट आपका हो गया जन्म और मृत्यु से रिलेटेड। अब इसके बाद में आगे इनके क्या मतलब विशेष तथ्य हैं और इससे रिलेटेड उन्होंने कौन से विशेष काम किए हैं, ठीक है, इनसे जुड़े हुए कौन से तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब को मैंने यहाँ पर इकट्ठा लिखा है। तो देखिए, यहाँ से हम समझते हैं। हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो कि थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम और पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण है। देखिए, पहले तो आप समझिए कि हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आपने हल के बारे में अधिगम के टॉपिक में पढ़ा होगा। अधिगम के टॉपिक में हल का एक सिद्धांत चलता है जिसको हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। आपने इसको अच्छे से समझा होगा। पुनर्बलन के सिद्धांत को हम विधिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधिक सिद्धांत। इसके अलावा और भी कई नाम हैं इसके, जैसे कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कह सकते हैं, सबलीकरण का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा सतत अधिगम का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसके अलावा क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, तब लिखा है ना बद्ध व्यवहार सिद्धांत है, तो इसका प्रतिपादन किया है। और आगे लिख रहे हैं कि इन्होंने थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम और पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन का जो नियम है उसका मिश्रण है। ये दोनों को मिश्रित कर दिया है, दोनों को यहां पर मिला दिया है। तो थॉर्नडाइक के नियम के बारे में आपको पता होगा कि थॉर्नडाइक ने कुल जो नियम है वो 8 नियम दिए हैं। आपको पता होगा इस बात का, 8 नियम उन्होंने बताए हैं थॉर्नडाइक जी ने। वैसे हम अधिगम में पढ़ेंगे तो डिटेल से वहां पर आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने टोटल यहां पर 8 नियम बताए हैं। उनमें 3 नियम तो मुख्य हैं और 5 नियम गौण हैं। ऐसे करके टोटल 8 नियम हो जाते हैं। उन जो आपके 3 नियम हैं प्रमुख नियम, ठीक है, जो मुख्य नियम हैं उनमें एक नियम है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है आपका प्रभाव का नियम, जो कि यहां लिखा हुआ है थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम आपने पढ़ा होगा। प्रभाव के नियम में क्या होता है? प्रभाव का नियम ये जो है उसको हम संतोष तथा असंतोष का नियम भी कह सकते हैं। संतोष अथवा असंतोष का नियम भी कह सकते हैं। इसे ही परिणाम का नियम भी कहते हैं। यानी कि इससे यह तात्पर्य है कि प्राणी को सुख एवं संतोष मिलता है उसी काम को वह करता है। यानी कि जहां पर उसको सुख मिल रहा हो, जहां पर प्राणी को संतुष्टि मिल रही हो, उस काम को वह बार बार करेगा। और जहां पर उसे दुख या असंतोष मिलता है उसे प्राणी दोबारा नहीं करता। बात समझ रहे हैं? ये है प्रभाव, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट। जैसे मान लो आपने गर्म पानी में हाथ डाला तो दोबारा बच्चा उस मतलब इस कार्य को नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता लग चुका है कि भाई यहाँ ऐसा करने से हमें दुख मिलता है या हमें असंतोष की प्राप्ति होती है, तो वापस उस क्रिया को नहीं दोहराएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक, और आप पावलव जी के सिद्धांत को तो जानते ही हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। उसको शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं अलग अलग, जैसे कि परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, एसआर थ्योरी भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ऐसे कई नाम हैं उसके। उसमें क्या होता है? अनुकूलन हो जाता है, ठीक है, उससे एक संबद्ध हो जाता है, जुड़ जाता है उससे। जैसे बालक कई बार क्या होता है, गुब्बारे से खेल रहा होता है तो गुब्बारा फूट जाता है। अब गुब्बारा फूट गया तो वो क्या है, गुब्बारे से फूटते बहुत तेज डर जाता है। अब जब भी किसी भी बालक के पास में कहीं पर भी गुब्बारा देखता है तो बच्चा डर जाता है गुब्बारे को देख के। इसका मतलब है कि वो उससे कनेक्ट हो चुका है, संबद्ध हो गया उससे। ठीक है, ऐसे हो।
तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम क्या है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का नियम क्या है। इन दोनों का मिश्रण जो है वो है बद्ध व्यवहार का सिद्धांत, जो कि हल ने दिया। इस तरह से आपको यहां पर बात स्पष्ट हो गई होगी। अब देखो आगे यहां पर अगली लाइन में लिखा है, कह रहे हैं कि इन्होंने उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र प्रस्तुत किया है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, जो सूत्र दिया है, वो उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। किन्होंने दिया है भाई? हल ने दिया है। अब हल के जो मतलब नाम है उसके सिद्धांत का, वो हमने बताया कि विदिक सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, इसके अलावा क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। आगे चलते हैं। आगे जो फैक्ट हैं वो यहां लिखे हैं कि हल ने 1887 में अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का शुभारंभ किया तथा 1892 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की। ये दो विशेष फैक्ट हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे। यानी कि जो जीएस हल है इसने 1887 में, ठीक है, एक काम तो अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का शुभारंभ किया इन्होंने, और दूसरा है 1892 में। ठीक है, 1892, ये देखो यहां दिख रहा है आपको, 1892 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की। ऐसे तो ये दो फैक्ट हैं, ध्यान में रखना है आपको इनको। आगे चलिए, आगे देखिए यहां पर एक मोस्ट फैक्ट हमने यहां पर लिखा है, जीएस हल को एक संकर मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। संकर का मतलब है हाइब्रिड, ठीक है, मिश्रित वाला कहा जाता है, क्योंकि इनके मनोवैज्ञानिक विचारों में विलियम जेम्स और विलियम बुंट दोनों के प्रभावों का संगम देखने को मिलता है। समझ गए बात को? यानी कि विलियम जेम्स और विलियम बुंट के जो विचार हैं, उनके दोनों के विचार इनके अंदर मिलते हैं, इनके विचारों में मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक जो इनका दृष्टिकोण है, इनका मनोवैज्ञानिक जो विचार है, उसके अंतर्गत इनके विचार उसमें मैच करते हैं, उसमें मिलते हैं। इसीलिए इनको एक संकर मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, यानी हाइब्रिड साइकोलॉजिस्ट इनको कहते हैं। तो ये भी बात मतलब एक अच्छे फैक्ट में है, यानी कि मोस्ट हमारा प्रश्न बन जाता है यहां से कि किसको एक संकर मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, तो वो कहते हैं हल को। क्लियर? तो इस तरह से आपने ये देखा कि हल से रिलेटेड कौन कौन से तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर देखिए अगला हमारा यहाँ मनोवैज्ञानिक रहेंगे पावलोव जी। पावलोव जी के बारे में वैसे बहुत कुछ है, लेकिन मैंने यहाँ थोड़ा सा कम लिखा है, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। पावलोव जी का देखो यहाँ सबसे पहले जन्म की बात करें तो 1849 में जन्म है और 1936 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। ठीक है, आगे चलिए। तो एक तो हो गया जन्म और मृत्यु से रिलेटेड हमारा फैक्ट हो गया। आगे कह रहे हैं कि रूसी शरीर शास्त्री पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो विशेष जो काम है पावलोव जी का वो है आपका शास्त्रीय अनुबंधन वाला सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, इन्होंने जो प्रयोग किया है वो किया है कुत्ते पर। किस पर किया भाई? कुत्ते पर। और वो आपको ध्यान में होगा कुत्ते पर किस तरह से इन्होंने प्रयोग किया है। तो इनका जो सिद्धांत है उसके बहुत सारे नाम हैं अलग अलग। इसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं अभी। अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, और स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत भी उसको कहते हैं। तो किस तरह से इन्होंने प्रयोग किया है वो आपको पता होगा कि इन्होंने जो प्रयोग किया है वो 3 स्तरों से किया है। सबसे पहले एक भूखे कुत्ते को स्टैंड से इस प्रकार बांध दिया जाता है कि वह एक निश्चित दूरी के आगे वह नहीं जा सकता है, इस तरह से उसको फिट किया जाता है। ठीक है, और सामने इतनी दूरी पर भोजन रख दिया जाता है कि कुत्ता भोजन को खा नहीं सकता है। हाँ, चूंकि कुत्ता भूखा था अतः वह सामने भोजन को देखने के कारण उसके मुंह से लार टपकने लगी। कुत्ता भूखा था और सामने भोजन है तो निश्चित है कि लार टपकेगी। तो एक तो ये स्थिति रहती है इसमें। दूसरे सोपान में, दूसरे स्टेप पे कुछ समय के बाद में कुत्ते के सामने भोजन रखने से पहले घंटी बजाई जाती है। ठीक है, फिर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। यहां पर घंटी का बजाना जो है वो अस्वाभाविक उत्तेजक है। उसके बाद में तीसरे स्टेप में इसमें क्या करते हैं भाई, घंटी तो बजाई जाती है किंतु भोजन नहीं रखा जाता है, फिर भी लार आ जाती है। इसका मतलब है कि जिस तरह भोजन को देख के लार आ रही थी वही लार घंटी को सुन के आने लग गई। यही तो सिद्धांत है। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति वही क्रिया हो रही है जो स्वाभाविक के प्रति हो रही थी।
इस तरह से यहाँ पर होता है ये सिद्धांत। तो पावलोव के बारे में तो आपने इसमें समझ ही लिया है कि विशेष जो काम है पावलोव का वो यही सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हम डिटेल से पढ़ेंगे अधिगम के टॉपिक में, वहाँ आपको पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि जन्म कब हुआ है, इनका सिद्धांत कौन सा था और इन्होंने विशेष जो काम किया है वो अधिगम के विषय में ही किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा मनोवैज्ञानिक है यहाँ पर रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ। वुडवर्थ का नाम आपने खूब सुना है, अच्छे से आप जानते होंगे वुडवर्थ जी के बारे में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड कौन से फैक्ट हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, वो ही मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले जन्म की बात करें तो 1869 में जन्म और 1962 में इनकी मृत्यु होती है। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि वुडवर्थ ने गत्यात्मक मनोविज्ञान पर अध्ययन किया। गत्यात्मक मनोविज्ञान पर विशेष रूप से इन्होंने काम किया है। ठीक है, गत्यात्मक में बहुत सारी चीजें आती हैं जो गति से रिलेटेड है, वो सारी क्रियाएं इसमें आ जाती हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान चेतना तथा व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। इनका जो गत्यात्मक मनोविज्ञान है वो चेतना तथा व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान माना जाता है। उन्होंने व्यवहारवाद तथा संरचनावाद के बीच उत्पन्न खाई को पाटने का काम किया। यानी कह रहे हैं कि व्यवहारवाद और संरचनावाद के बीच में जो एक खाई बनी हुई थी, ठीक है, एक प्रकार की एक जो गैप था इनके बीच में, दोनों के बीच में, उस गैप को पूरा करने का काम किया इन्होंने, यानी इस गैप को पाटने का काम किया इन्होंने। ऐसे आपको समझ लेना है। किसने? वुडवर्थ ने। ठीक है, वुडवर्थ आपको पता है कि व्यवहारवादी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, तो इन्होंने विशेष काम किया व्यवहारवाद और संरचनावाद के बीच में जो एक गैप था उस गैप को खत्म करने का काम किया है। इस तरह से आपको समझ लेना है। ठीक है, अब देखो आगे एक फैक्ट और है, आपको उसको भी ध्यान में रखना है। देखिए कह रहे हैं कि वुडवर्थ ने मनोविज्ञान में प्रक्रम तथा प्रणोद को अधिक महत्व दिया गया है। यानी इन्होंने विशेष महत्व दिया है प्रक्रम और प्रणोद पर। ठीक है, अब ये दोनों शब्दों को आप अच्छे से जानते होंगे। यदि आपको कोई डाउट है इन दोनों शब्दों से लेकर के इनको समझने में, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, आपको हम अलग से बता देंगे वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स आपको वुडवर्थ के बारे में ये जानकारी रखनी है। इन्होंने गत्यात्मक मनोविज्ञान पर अध्ययन किया। वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान जो है वो चेतना तथा व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। व्यवहारवाद और संरचनावाद के बीच में जो गैप था उसको पाटने का काम वुडवर्थ जी ने किया है। इस तरह से, और यह भी ध्यान रखना है कि वुडवर्थ ने मनोविज्ञान में प्रक्रम तथा प्रणोद में अधिक महत्व दिया है। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि वुडवर्थ ने मनोविज्ञान में प्रक्रम तथा प्रणोद को अधिक महत्व दिया है। इस तरह वुडवर्थ जी के बारे में हमारी जानकारी पूर्ण हो जाती है। अब चलते हैं आगे। स्किनर जी, देखिए अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर जी। स्किनर ने भी बहुत ही अहम काम किया है शिक्षा मनोविज्ञान में। देखिए देखते हैं क्या विशेष काम है इनका। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जन्म 1904 में हुआ है और मृत्यु 1989 में। ठीक है, अब चलते हैं आगे की जो भी इसमें बातें हैं उनको समझते हैं। देखो यहाँ कह रहे हैं कि मनोविज्ञान में इनका अभूतपूर्व योगदान माना जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत वाला। ठीक है, इन्होंने जो विशेष काम किया है, अभूतपूर्व काम किया है, वो है इनका अधिगम के क्षेत्र में। और इन्होंने एक विशेष सिद्धांत दिया है जिसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसके कई नाम हैं। इसको कहते हैं साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, सक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, आरएस थ्योरी भी कहते हैं, या फिर आरआर सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं, या अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसी के नाम हैं। और आपको ये भी पता है कि भाई इन्होंने जो प्रयोग किया है वो चूहे पर किया है। किस पर किया है? चूहे पर किया है। तो उन्होंने किस तरह से प्रयोग किया है ये आपको याद होगा, और इसमें क्या विशेष बातें हैं वो भी आपको पता होगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जो हमारे स्किनर जी का जो सिद्धांत है उसमें विशेष रूप से स्किनर इस सिद्धांत में अनुक्रियाओं से पुनर्वलन को जोड़ने पर विशेष जोर देते हैं। यानी कि पुनर्वलन पर विशेष रूप से उन्होंने जोर दिया है। उनका कहना है
कि यदि आप पुनर्वलन पर ध्यान देते हैं, पुनर्वलन तुरंत दिया जाना चाहिए, इनका इस तरह से कहना भी है। जैसे कोई बालक अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, या बुरा काम कर रहा है, तो दोनों ही स्थितियों में, ठीक है, कोई भी बालक है, दोनों ही परिस्थितियों के अंदर उसे पुनर्वलन देना चाहिए, और पुनर्वलन तुरंत ही देना चाहिए। यदि पुनर्वलन तुरंत नहीं दिया जाता है तो उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। जैसे मान लो कि किसी बालक ने अच्छा काम किया तो उसको शाबाशी मिलनी चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए उसको, ठीक है, लेकिन ये काम तुरंत होना चाहिए। जैसे आज उन्होंने अच्छा काम किया तो आज उसको शाबाशी मिलना चाहिए। उससे क्या होगा, उसको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, अंदर से उसको एक बहुत खुशी मिलेगी, तो वो आगे भी अच्छा काम करेगा और प्रयास करेगा। लेकिन यदि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसे मतलब कोई भी शाबाशी, कोई पुरस्कार इत्यादि नहीं दिया, और आप 1 महीने बाद में दे रहे हो, तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, वो इतना असर ही नहीं करेगा। ऐसे आप नकारात्मक वाला देख लो, बच्चे ने कोई गलती कर दी, आपने उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा, आप उसको 10 दिन बाद में डांट रहे हो, उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा। आप उसको तुरंत दीजिए, तुरंत फटाफट दीजिए, आप उसको एक चांटा लगा दिया आपने, तो उसका असर बहुत अच्छे से रहेगा। ऐसे तो नकारात्मक पुनर्वलन भी हमें देना चाहिए और सकारात्मक पुनर्वलन भी देना चाहिए, दोनों देने चाहिए, लेकिन समय पर देने ही चाहिए आपको। इस तरह से यहां पर स्किनर जी ने इस बात को अच्छे से स्पष्ट किया है, ठीक है। तो इन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के बारे में बताया है, और यह भी कहा है कि तुरंत देना चाहिए। स्किनर एक साथ कई पुनर्वलन देने की सिफारिश भी करता है। कई पुनर्वलन हम एक साथ दे सकते हैं, जैसे कि अध्यापक छात्रों द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको, जैसे कि यदि प्रशंसा है, पुरस्कार है, अपनी सहमति के द्वारा पुनर्वलित कर दें, तो छात्र ऐसी प्रतिक्रियाओं को बार बार दोहराते हैं, ठीक है। आपने प्रशंसा कर दी, पुरस्कार दे दिया, तो वापस करेगा वो उस क्रिया को ऐसे, और नेगेटिव है तो नहीं करेगा उसको, आपने गलती पर डंडा दे दिया तो नहीं करेगा उसको। इस तरह से हमें इसमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि स्किनर जी का क्या दृष्टिकोण है और मनोविज्ञान में क्या उनका सोचना है। आगे इसमें एक फैक्ट लिख रहे हैं, देखिए यहां पर, शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना है। यानी जो शिक्षक है उसकी आधारशिला माना है इन्होंने, शिक्षक निर्माण की आधारशिला मनोविज्ञान को माना है। किसने? स्किनर जी ने। स्किनर जी ने कहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये शिक्षक के निर्माण की आधारशिला है, ठीक है। इसके बिना कोई भी शिक्षक पूर्ण नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई भी शिक्षक है, जब तक उसको शिक्षा मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान नहीं है तब तक वह अधूरा है, पूरा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए विशेष रूप से हर शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का अच्छे से ज्ञान होना ही चाहिए, तभी वह बच्चों को समझ सकता है, बच्चों की मानसिक स्थिति को देख सकता है, उनकी रुचि को समझ सकता है, और पाठ्यक्रम को समझते हुए बच्चों के अकॉर्डिंग उनको शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उनको पढ़ा सकता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा, बच्चों में जो अपेक्षित हमारा विकास होना चाहिए वो निश्चित होगा, तभी जाकर के ये संभव हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मित्रों यहां पर बीएफ स्किनर के बारे में हमने जाना, इनके विचार, इनका दृष्टिकोण क्या है शिक्षा मनोविज्ञान में वो जाना। तो यहां से आपका कोई भी फैक्ट यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है। अब चलते हैं, हम 2 मनोवैज्ञानिक और आपको बताने वाले हैं। देखिए एक है इसमें सुकरात जी, तो हम पढ़ रहे हैं आगे सुकरात। देखिए सबसे पहले सुकरात जी के बारे में जन्म की बात करते हैं तो 469, ठीक है, और 399 वीसी। तो जन्म हो गया 469 वीसी और 399, ठीक है। तो जन्म और मृत्यु तो आपको यहां से ध्यान रख लेनी है। आगे देखिए आगे क्या विशेष है। सुकरात ने मानस के अध्ययन पर बल डाला, जिसका शाब्दिक अर्थ आत्मा होता है। यानी कि इन्होंने कुल मिला के आत्मा के अध्ययन पर बल डाला, यानी सोल ऑफ स्पिरिट, आत्मा के अध्ययन पर इन्होंने बल डाला है। किसने? सुकरात जी ने, ठीक है। आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है ऐसा इन्होंने माना है, तभी तो इन्होंने ज्यादा विशेष जो फोर्स किया है या बल डाला है वो डाला है मानस शब्द पर। मानस को साइकी भी कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ आत्मा होता है। तो यहां से प्रश्न बन जाता है कि सुकरात जी ने किस शब्द पर विशेष बल डाला है, किस शब्द के अध्ययन पर विशेष बल डाला है, तो वो है मानस या साइकी या आत्मा। आगे देखते हैं
वाटसन के अनुसार सुकरात की आत्मा के बारे में धारणा थी कि आत्मा मृत्यु होने पर एक छाया के रूप में शरीर का त्याग कर देती है, अतः शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर है। ये वाटसन जी के अनुसार बता रहे हैं कि सुकरात जी का ऐसा मानना है, इस प्रकार की उनकी धारणा है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर आत्मा जो होती है वो छाया के रूप में शरीर का त्याग कर देती है। समझ रहे बात को? इसलिए जो हमारा शरीर है ये कैसा है? नश्वर है और आत्मा अमर है। इस तरह उनके विचार यहाँ पर बताए जाते हैं। तो सुकरात जी तो विशेष रूप से आत्मा के बारे में ही विचार रखते हैं, आत्मा के बारे में ही बताते हैं कि आत्मा जो है अजर अमर है, कभी नष्ट नहीं होती, कभी मरती नहीं है, केवल अपना मतलब स्थान बदल लेती है, घर चेंज कर लेती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, यही उसका घर है, यही उसके वस्त्र हैं। इस तरह से ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि सुकरात कहता था, क्या कहता था? कि ज्ञान ही सद्गुण है, यानी कि जो ज्ञान है व्यक्ति के पास वही सद्गुण है, ये कहना है सुकरात जी का। तो यहां से भी प्रश्न बन जाता है कि सुकरात जी का क्या मानना है? ज्ञान ही सद्गुण है, ये सुकरात जी का विचार है। आगे देखते हैं। सुकरात की अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट फैक्ट है आपके लिए, तो इस फैक्ट को जरूर याद रखना है। सुकरात की अध्ययन पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति यानी द्वंद्व वाली पद्धति है, जिसमें द्वंद्व रहता है, द्वंद्वात्मक पद्धति है। तो ये नाम याद रखना है, किसकी है? सुकरात जी की। इस तरह हमने सुकरात जी के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर हमने बताई है आपको। जो जो मोस्ट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से वो हमने जाने। अब लास्ट हम यहाँ पर प्लेटो जी के बारे में जान रहे हैं। देखिए लास्ट है हमारा 16 नंबर पर प्लेटो। देखिए प्लेटो जी हैं, आपने का भी नाम सुना होगा, क्योंकि जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया है तो वहां पर प्लेटो का नाम भी था। इनके जन्म और मृत्यु की बात करें तो 427 से 347 BC आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखते हैं इनके क्या विचार थे, क्या दृष्टिकोण था और क्या मानना था। कह रहे हैं कि प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है, यानी कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का वो है सत्य का साक्षात्कार, सत्य के बारे में जानकर। तो मतलब यह हुआ कि इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था सत्य का साक्षात्कार करना, यानी सत्य से मुलाकात करना, सत्य क्या है, सत्य के बारे में पूरा रिसर्च करना, पूरा अनुसंधान करना, उससे साक्षात्कार करना, ये उनका मुख्य विषय वस्तु था। अब देखो अगली लाइन में लिखा है कि शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है। किसने दिया है? प्लेटो जी ने अनुकरण को विशेष महत्व दिया है शिक्षा प्रणाली के अंदर। हम जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्रणाली के अंदर अनुकरण का इन्होंने विशेष जोर दिया है। ठीक है। आगे चलिए। आगे कह रहे हैं इन्होंने विचार का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने विचार का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, यानी थ्योरी ऑफ आइडिया। ठीक है। तो ये प्रश्न भी बन जाता है कि विचार का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला कौन है या प्रतिपादक कौन है? तो याद रखना है प्लेटो। प्लेटो जी ने विचार का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है। ऐसे जो कि इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्लेटो जी का सबसे जो मोस्ट काम माना जाता है, महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, वो है इनका विचार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडिया, आइडिया विचार। ठीक है। ऐसे आगे कह रहे हैं कि प्लेटो द्वैतवादी थे। कैसे थे? द्वैतवादी, जिन्होंने विचार को पदार्थ से अलग किया। इनके अनुसार जो वास्तविकता होती है उससे ही विचार कहा जाता है, यानी कि इनका जो मानना है विचार के बारे में उसको बता रहे हैं। इन्होंने क्या किया है? विचार को एक पदार्थ से अलग किया है, कि विचार एक पदार्थ से अलग है। इनके अनुसार वास्तविकता जो है, रियलिटी, उसी को ही विचार कहा है इन्होंने, यानी कि जो वास्तव में वास्तविकता है, जो रियलिटी है, ठीक है, जो ओरिजिनल बात है, जो ओरिजिनल चीज है, उसी को विचार कहा है इन्होंने। यहां से प्रश्न बन जाता है कि प्लेटो के अनुसार विचार किसे कहा गया है?
तो कह रहे हैं कि जो वास्तविकता होती है उसे ही विचार कहा जाता है प्लेटो जी के अनुसार। तो इस तरह से हमने सारे फैक्ट बताए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में आते हैं। तो इनको आपको अच्छे से सुनना है, देखना है। तो मित्रों, इस तरह से हमने आपको ये बताया, कंप्लीट एक एक को अच्छे से क्लियर किया है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इसमें से निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। यदि आप पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी चाहते हो, पूरा कोर्स भी चाहते हो और टेस्ट इत्यादि भी आप चाहते हो, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन करियर क्लासेज, अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपनी क्लासें रेगुलर वहाँ से ले सकते हो। टेस्ट भी आप दे सकते हो, अपना मूल्यांकन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तो इस तरह से मित्रों, यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक वाला टॉपिक था हमारा, ये पूर्ण हो जाता है। इसमें हमने 16 मनोवैज्ञानिकों के बारे में डिटेल से बताया, हमने 3 वीडियो इसके बना दिए हैं। आगे हम अब विधियों के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा विधियों का रहेगा, कौन कौन सी विधियां होती हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर, उससे रिलेटेड हमारा आगे टॉपिक रहेगा। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। और इसमें कोई डाउट है, कोई सवाल है आपका, तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारतम, वंदे मातरम।